नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं 5 की बात। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव नजदीक आते ही तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हालांकि कोरोना के चलते कम से कम पहले चरण का प्रचार पाबंदियों के बीच ही करना पड़ रहा है। चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों और रोड शो पर 11 फरवरी तक रोक बढ़ा दी है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुलंदशहर में सभा को संबोधित किया और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन पर तीखा हमला बोला। वहीं शामली में प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी को निशाने पर लिया। और इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने अलीगढ़ के अतरौली में सभा की और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश, ये है ताज़ी तस्वीर जो आप देख रहे हैं अखिलेश यादव की, जयंत चौधरी की। इकट्ठी वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अलग अलग आज जगहों पर गए हैं अखिलेश यादव और तमाम पाबंदियों के बीच भी प्रचार काफी तेज है। जनता नकारात्मक राजनीति को खत्म करना चाहती है। निगेटिव पॉलिटिक्स अब पसंद नहीं है। लोग विकास, खुशहाली, तरक्की, आगे बढ़ना चाहते हैं। भविष्य देख रहे हैं। किसान अपना भविष्य देख रहा है, नौजवान अपना भविष्य देख रहा है, उद्योग कारखाने नहीं लग रहे। आखिरकार उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, इसलिए ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। सर, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फिर से दौरा है। लगातार भीड़ का जो सिलसिला है बढ़ता जा रहा है। शहर से आप हाईवे पे आ गए और भीड़ बन रही है। ये गन्ने का क्षेत्र है और यहाँ किसान गन्ना से उम्मीद करता है कि जो सरकार बने वो कीमत बढ़ाए और समय पर भुगतान करे। उन्हें अगर भरोसा है तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी पर भरोसा है। सर, समाजवादी के अलावा बीजेपी भी सक्रिय है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आज गृह मंत्री भी थे। गृह मंत्री ने कहा कि समाजवादी और बीएसपी का शासनकाल याद करें और खुद नेताजी पे कहा कि नेताजी के जो साथ में आजम खान थे और ये सबको हम लोगों ने हटा रखा है। ये जैसे जैन जी आज हमारे साथ, कल भी होंगे, पहले भी हमारे साथ थे। इसलिए गठबंधन पक्का है, सच्चा गठबंधन है और झूठे लोगों को हटाने का काम करेगा। मुख्यमंत्री ने गठबंधन पे कहा कि 2 लड़कों ने पहले 17 में भी बनाया था, तब मुजफ्फरनगर दंगा हो गया, तब फिर से 2 लड़के आए हैं। देखिए, ये 2 दल किसानों का गठबंधन है, भाईचारे का गठबंधन है। ये तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो हैं वो शामली में प्रचार करने के लिए गए और वहां पर उन्होंने बीजेपी पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला और कहा कि भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी। चुनाव है, जनता जो है वो विकास की बात चाहती है, अब वो सकारात्मक राजनीति चाहती है। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी प्रमुख मायावती भी आज से चुनावी मैदान में नजर आ रही हैं। मायावती आगरा के कोठी मीना बाजार में जनसभा करके कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर हमलावर रही। कहा कि तीनों ही दलित विरोधी हैं और लोगों से सर्वे और मीडिया के झांसे में न आने को कहा है। तमाम नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दंगा कराने की कोशिश करने वाले 5 साल दुबके रहे, लेकिन अब सर उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 मई के बाद इनकी गर्मी शांत हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ के इस हमले का, इस भाषा का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने आज कहा कि मनपसंद सीट न मिलने से मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं और बीजेपी ने तो रिजल्ट के पहले ही उन्हें घर भेज दिया है, यानी कि गोरखपुर। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि हम तो पहले से ही गर्म हैं, हमारा क्या इलाज करेंगे योगी जी। सस्ते कर रहे हैं, क्या गरीब को हीरे खरीदने? जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। करने की बात कही जा रही है। कौन गर्मी है, मतलब कौन गर्म है? आप लोगों में हमारे
हमारे मुख्यमंत्री जी कमाल के मुख्यमंत्री हैं, कमाल के मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। और उनके अंदर गर्मी क्यों है? वो चुनाव कहाँ लड़ना चाहते थे, उन्हें टिकट वहाँ नहीं दी, उनके घर भेज दिया, एक्सप्रेसवे पे पैदल पैदल चलाया। तो जो वो झेप है, जो शब्द निकल रहे हैं, वो इसलिए निकल रहे हैं कि वो निराश हो गए। दिया कि गर्मी शांत कर दूंगा योगी जी ने, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने जवाब दे दिया, हम तो गर्म हैं। हाँ, हमारा क्या इलाज करेंगे योगी जी? तो ये है भाषा, इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है चुनाव में। मुख्यमंत्री खुद ऐसा कह रहे हैं तो जवाब भी वैसे ही आ रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी सीट बदल ली है। स्वामी प्रसाद मौर्य अब पडरौना से चुनाव नहीं लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं कि वो आरपीएन सिंह से डर गए हैं, वो अब फाजिल नगर से चुनाव लड़ेंगे। और सरोजनी नगर पर भी सस्पेंस खत्म हुआ है। वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश उन्हें जहां से कहेंगे वहीं वो चुनाव लड़ेंगे। सरोजनी नगर की सीट पर सपा ने पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को टिकट दिया है। पहले लखनऊ उत्तर सीट से लड़ते आए हैं मिश्रा। बीजेपी ने पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह को उतारा है। केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस पल्लवी पटेल मुकाबला है। और कौशाम्बी की सिराथू सीट पर पल्लवी पटेल सपा उम्मीदवार हैं। पल्लवी पटेल हैं कौन? पल्लवी पटेल जो हैं वो अनुप्रिया पटेल की बहन है। स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदल गई है। वो पडरौना से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर क्या कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनसे बात की है सौरभ शुक्ला ने। हमारे साथ है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य जी 3 बार पडरौना से विधायक थे, लेकिन अब सीट बदल गई है, फाजिल नगर विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, क्या वजह रही? पडरौना से आप 3 बार विधायक रहे और अब सीट बदल ली आपने। पहले तो मैं पडरौना विधानसभा की जनता को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद देकर 3 बार लगातार मुझे विधायक बनाया। और पडरौना विधानसभा के लोगों का स्थान और सम्मान मेरे दिल में था, है, आगे भी रहेगा। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने फाजिल नगर विधानसभा का प्रत्याशी बना करके फाजिल नगर विधानसभा और वहां की जनता का सेवा करने का अवसर दिया है। सर, बीजेपी कह रही है कि आप आरपीएन सिंह से घबरा गए, वो चुनाव लड़ते तो स्वामी जी ने सीट बदल ली, तमाम तरीके का आरोप लगा रही है बीजेपी। कह रहे आप घबरा करके चले गए। आपने ऐसा नाम लिया, न पिद्दी का सुरवा, जिसको 3 बार मैं पटकनी दे चुका हूं उसके प्रत्याशियों को। एक बार उनकी मां जी की जमानत जब्त हुई है, दूसरी बार उन्होंने चेहरा बदल के दूसरा लाया, उसको भी मैंने बुरी तरह पटकनी दी है, तीसरी बार दूसरा चेहरा लाया, वो भी बुरी तरीके से आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों की आप जिक्र कर रहे हैं जो कहीं लड़ाई में दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते। सांसद रहे हैं सर, वो मंत्री रहे, सांसद रहे, वो बाबा आदम के जमाने में जब स्वामी प्रसाद मौर्य वहां नहीं थे। तो फिर पडरौना से तो चुनौती, अगर मान लीजिए आप दे रहे थे उनको चुनौती, लड़ ले, मेरा कार्यकर्ता हरा देगा उनको स्वामी प्रसाद मौर्य, तो अभी भी मैं पडरौना जीतूंगा, जो भी हमारा कार्यकर्ता लड़ेगा जीतेगा वही। लोग कह रहे हैं कि आपने समाजवादी पार्टी ने आरपीएन सिंह अगर लड़ते उनके सामने स्वामी प्रसाद मौर्य की लड़ाई दिलचस्प हो जाती, खूब लड़ाई होती, लेकिन अब वहां जो भी लड़ेगा लड़ाई दिलचस्पी रहेगी और आरपीएन सिंह को पटकनी देने का हमारा वो पहलवान मजबूत दिखाई पड़ेगा। तो पडरौना में जाके आरपीएन सिंह अगर लड़ते हैं तो आप प्रचार करेंगे? स्वाभाविक रूप से पूरे जिले में प्रचार करूंगा, केवल पडरौना में नहीं, पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में मैं निकल रहा हूं प्रचार करने के लिए। इसलिए अभी 6, 7, 8 तारीख को मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरे पर जा रहा हूं और फिर उसके बाद बारी बारी से पूरे प्रदेश में मैं जाऊंगा। इसलिए मैंने जैसा कि पहले भी कहा, पूरा प्रदेश हमारा घर है। पूरे प्रदेश की किसी विधानसभा में हम कहीं से भी लड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर हजारों कार्यकर्ता हमारे स्वयं के रहते हैं। पार्टी अपने आप एक बड़ी ताकत होती है और हम कहीं भी लड़ करके अपने विरोधी पार्टियों को धूल चिटा सकते हैं। सर, फाजिल नगर विधानसभा से लड़ने का फैसला आपका था या पार्टी ने कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा आपको, अखिलेश जी ने कहा? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट स्वयं बांट रहे हैं और हर जगह का स्थानीय समीकरण देख करके वो अपना समीकरण भिड़ा रहे हैं और प्रत्याशी तय कर रहे हैं। लेकिन जो भी वो कर रहे हैं वो सरकार बनाने के लिए कर रहे हैं और विरोधियों को धूल चटाने के लिए कर रहे हैं। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव के खिलाफ एसपी सिंह बघेल जो केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, वो मैदान में हैं, तो आपने भी सिराथू से केशव मौर्य के खिलाफ पल्लवी पटेल जो अपना दल की अनुप्रिया पटेल उनकी बहन को मैदान में उतारा है। इसके पीछे क्या रणनीति है आपकी?
भारतीय जनता पार्टी की हर दांव का काठ हमारे पास है। तू डाल डाल मैं पात पात, जो भी दांव चलोगे चरखा दांव लगा करके आपको ऐसी पटकनी देंगे कि आप पलट करके विधानसभा अपने प्रत्याशी नहीं भेज पाओगे। पल्लवी पटेल को आप चरखा दांव कह रहे हैं केशव मौर्य के खिलाफ? अब स्वाभाविक रूप से वो एक राजनीतिक परिवार की लड़की है और साथ ही साथ विचारों से लैस है। सोनेलाल पटेल जी जो हमारे मित्र थे और लंबा उनका एक जीवन का संघर्ष रहा, उनकी छवि पूरे प्रदेश में रही है। उनकी सुपुत्री होने के नाते प्रदेश में उनकी अच्छी पैठ है और मजबूती से लड़ेंगी और विरोधियों को धूल चटाने में कामयाब भी होंगी। थैंक यू सर, नीति से बात करने। तो स्वयं प्रसाद मौर्य जी का कहना है कि ये टिकट समाजवादी पार्टी ने तय किया है। अखिलेश यादव ने उनको फाजिल नगर से लड़ने के लिए कहा है और वो कह रहे हैं कि आरपीएन सिंह से डरे नहीं हैं। जो भी पडरौना से लड़ेगा, अगर आरपीएन लड़ते हैं तो वो आरपीएन के खिलाफ प्रचार करने जाएंगे। सहयोगी विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लखनऊ की सभी 9 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लखनऊ कैंट सीट, जिस पर कई उम्मीदवार अपनी दावेदारी कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव, रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी यहां से टिकट मांग रहे थे। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को लखनऊ कैंट से प्रत्याशी बनाया गया है। उसके अलावा लखनऊ की सरोजनी नगर सीट, यहां पर से मंत्री स्वाति सिंह को टिकट नहीं मिला है। उनकी जगह पर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह को टिकट मिला है। इस सीट पर स्वाति सिंह के पति भी बीजेपी की टिकट के दावेदार थे। मंत्री स्वाति सिंह, जिनका टिकट कट गया है और जिनके पति को भी टिकट नहीं मिला, उनसे बात करने पर उन्होंने बताया है कि वो एक लंबे समय से बीजेपी का हिस्सा रही हैं, आगे भी रहेंगी, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाएंगी। 5 साल उन लोगों ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, मैं ये आशा करती हूँ कि उसमें मैं जरूर खरी उतरी होंगी और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस काम के लिए मुझे मौका दिया। और भविष्य में भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका मैं निर्वहन बहुत अच्छे से करूंगी और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते आई हूँ और करते भी रहूंगी। चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूँ, आजीवन रहूंगी। तो जो अटकलें लग रही थी कि क्या वो पार्टी छोड़ देंगी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इससे सीधा इनकार किया है स्वाति सिंह ने। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने आज अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। काफी देर से ही सही, लेकिन मायावती अब नजर आई हैं मैदान में। आगरा की रैली में मायावती ने मंच पर पहुंचते ही बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों पार्टियों को निशाने पर लेते हुए ये कहा कि सपा सरकार में गुंडे बदमाशों का राज रहा। सपा ने एक विशेष समुदाय के लिए ही काम किया। कांग्रेस भी नाटकबाजी करती है। जब सत्ता में थे तब महिलाएं क्यों नहीं याद आई उनको। मायावती ने कहा कि कांग्रेस अपनी गलत नीतियों की वजह से ही सत्ता से बेदखल हुई और कहा कि बीजेपी के राज में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के बुरे हाल हैं। बीजेपी सिर्फ आरएसएस का एजेंडा चला रही है। मायावती ने आज अपनी रैली में कहा कि चुनावी सर्वे पर और मीडिया के झांसे में लोगों को नहीं आना चाहिए। बहुमत की सरकार बनाने के लिए यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के मामले में इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है। सपा की सरकार में तो अधिकांश यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों एवं सरेआम लूट खसोट करने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में आए दिन यहाँ जाति व धर्म के नाम पर तनाव व दंगे आदि ही होते रहे हैं। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियां व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही है। कुछ जातिवादी मीडिया ने इस चुनाव में हमारी पार्टी के लोगों का मनोबल गिराने में भी ये कहकर कोई कसर नहीं छोड़ी है कि इनके नेता
कहीं नजर नहीं आ रही है। ये आए दिन मीडिया में इसको न्यूज को फ्लैश करते रहे। मथुरा में पिछले साल योगी आदित्यनाथ के भाषण के बाद मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास दरेशी रोड पर सालों से चल रही मीट की दुकान को बंद करा दिया गया था। उसके कुछ दिनों के बाद श्रीनाथ दीसा के नाम से दुकान चलाने वाले आबिद के साथ हिंदू संगठनों ने दुकान का नाम बदलने पर मजबूर किया। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हमने इन्हीं जगहों पर जाकर लोगों से इस बारे में बात की कि वो क्या सोचते हैं। मथुरा से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। मैं इस वक्त मथुरा में हूं और मथुरा का सियासी बयार किस ओर बह रहा है, लोगों की क्या तकलीफें हैं, उनकी राय जानने के लिए आज मथुरा में मौजूद हूं। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे तमाम सारे लोग हैं और अलग अलग लोगों की आवाज़ को मैं सुनवाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की तो नगरी है ये मथुरा, रसखान की भी नगरी है। और एक दोहा हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में कि मानुस हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। तो आज लोगों की विचार जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। कई सारे लोगों की जो आवाज़ है उसको आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये आप देखिए, ये माजिद रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम आए हुए हैं। किसी समय इस पूरे इलाके में कई सारी जो दुकान थी वो वेज नॉन वेज की थी, लेकिन आज की तारीख में यहाँ पर केवल वेज जो रेस्टोरेंट हैं वो यहाँ पर हैं। आप ये बताइए, ये माजिद रेस्टोरेंट आपका है? अच्छा, तो पहले यहाँ पर क्या बिकता था, अभी यहाँ पर क्या बिक रहा है? पहले यहाँ नॉन वेज का काम था पूरा। अच्छा। तो और अभी जैसा आप देख रहे हैं अभी सिर्फ यहाँ वेज का काम चल रहा है। चल क्या रहा है, वेज का कोशिश कर रहे हैं चलाने की। क्या कोई इस तरीके का आदेश आया कि जिसमें ये कहा गया है कि भाई वेज आप बेचो? किसी तरीके का कोई आदेश तो आज तक नहीं है। ये सिर्फ तानाशाही थी कि रातों रात एक ऑर्डर या पुलिस आती है और आकर के उसको जो है बल के जोर पर बंद करवा देती है कि कल से आप नहीं बेचेंगे। उसका रीज़न नहीं बताया गया, उसका पहले से कोई वो नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया। तो अभी जो लोग आपके यहाँ काम करते थे अभी क्या काम कर रहे हैं वो लोग? अभी हमारे यहाँ जो काम करते थे तो वो करीब करीब सारे जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। और दूसरा काम अब क्या करेंगे तो वो तो आपको पहले से मालूम है कि देश की हालत क्या है, कैसे इलाहाबाद में डंडों से कूट के हॉस्टलों में घुस कर नौकरियां बांटी जा रही हैं। तो जब उन्हें पहले वालों को नौकरियां नहीं मिल रही तो हमारे वाले भी बेरोजगार हो गए हैं। आस्था का सवाल है, तो ये भी तो हो सकता है कि यहाँ के बजाय कहीं दूसरी जगह खुल जाए। सर बात ऐसी है कि खान पान में और पहनने में ओढ़ने में जनता क्या खाएगी, जनता क्या पहनेगी, जनता कैसे रहेगी, इस सब का तो संविधान में दिया हुआ है ना। सबको आज़ादी दी हुई है कि वो अपने रिलीजन में रहेगा, अपनी मर्जी से खाएगा, अपनी मर्जी से रहेगा। अब जब संविधान में दिए हुए जनता के अधिकारों का हनन ये सरकार कर रही है तो फिर इससे ज़्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि मथुरा गंगा जमनी तहजीब का शहर है, यहाँ से प्रेम और मोहब्बत का संदेश आज से 5000 वर्ष पूर्व भी गया था और आज भी जा रहा है सारी दुनिया के अंदर। जो यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई आप मीट की जगह दूध का कारोबार कर लो, तो इसमें क्या दिक्कत है? दूध का तो कारोबार हो ही सकता है, या कहीं और दूसरी जगह आप दुकान खोल लें। सरकार से कहना है कि आप दूध बिकवाएं या मीट बिकवाएं, या सरकार की दायित्व बनता है। अब ये गरीबों के मार है सिर्फ मुस्लिम, बाकी की और का है। जमुना पे जोर लगाइए, गंगा पे जोर लगाइए, कारोबार पे जोर लगाइए। बस दो सीखें हैं, मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, बाकी और क्या बताइए। या 2 किलो चावल से पेट भर जाएगा क्या जनता का? 3 किलो गेहूं तो पेट भर जाएगा क्या? इसके अलावा और भी तो है कोई साधन, और भी साधन है। लेकिन ये कहना है कि भाई मथुरा की जो नगरी है वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, आस्था की नगरी है। यहाँ पर तमाम सारे श्रद्धालु आते हैं तो उससे उनकी आस्था पर चोट पहुँचता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा शिफ्ट कर लिया जाए इसको 3 किलोमीटर के बाहर के दायरे में। ये आपने कही ना बात, तो आस्था की नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। हम कितना निभाते हैं, हम तो करीब ही बिल्कुल भगवान बिल्कुल। अरे हम देखिए जन्माष्टमी पे देखिए आप, मंदिर हमारे करीब में कौन करते? कई हिंदू को पता भी नहीं है मंदिर हमारे करीब में यह है माता वाली गली में, हम उसकी सेवा करते मंदिर की। हमसे बड़ा भक्त कौन है? अरे हमसे बड़ा भक्त थोड़ी है। ये तो सरकार को करना चाहिए कि ये बेअंत हो गए तो हम कहीं सेलेक्टर हाउस खुलवाएं, कहीं इनकी मतलब तो एक मार्केट जमे। सर मेरा नाम अर्शी नाज फातिमा है, मैं LLB की स्टूडेंट हूँ। LLB की स्टूडेंट है? अच्छा। चलिए, कानून की बातें फिर कुछ आप बताओ कि ये क्या कानूनन है इस तरीके का कि हो सकता है कि बिना कोई सरकार की तरफ से चिट्ठी दिए बगैर
केवल इनका कहना है कि एक भाषण दिया गया और उसके बाद में पुलिस वाले आ गए और इन्होंने रेस्टोरेंट और ये सारा जो मीट के से संबंधित काम था उसको बंद कर दिया गया। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? सर, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन जुम्मन के घर में एक फूटी रकाबी है। इस किस्म का कोई प्रावधान किसी लॉ, किसी क्लॉज, संविधान की किसी किताब, किसी मुल्क में हमें इस किस्म का उदाहरण नहीं मिलता है जहां एक नेता की इच्छा मात्र से लोगों का जो रोजगार है उसे छीन लिया जाता है। और रही श्री कृष्ण, भाई रसखान से बड़ा भक्त उनका कौन था? वो भी यहाँ महावन मथुरा के पास ही है, यहाँ आपकी समाधि मौजूद है। उनसे बड़ा कोई कृष्ण भक्त नहीं था। सौहार्द की नगरी है। सर, मैं एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एक ट्यूटर भी हूँ। ये मेरे स्टूडेंट हैं, ये मेरे मजहब से ताल्लुक नहीं रखते। सर, आप इनसे पूछ लीजिए, कभी किसी को यहाँ भेदभाव का कोई सीन है ही नहीं। लेकिन लगातार एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, एक ऐसे अलगाव को हमारे शांति वाले प्यारे शहर में पैदा किया जा रहा है। ये सारी कुछ आवाजें हैं। हम आपको अभी और कई सारे लोगों की आवाज सुनवाएंगे कि आखिर मथुरा के लोग क्या सोचते हैं। अमेरिकन डोसा कॉर्नर है। पहले इस डोसा कॉर्नर का नाम दूसरा था, अब अमेरिकन डोसा कॉर्नर हो गया है। बात करेंगे कि बड़ा चर्चित मामला हुआ था यहाँ पे, आपके नाम को लेकर भी उन्होंने वो किया था। हाँ, उन्होंने झगड़ा करा था, नाम के ऊपर चेंज हुआ था इसमें। अच्छा, हाँ जी। तो आपसे ये बोला कि भाई आप मुस्लिम हो? हाँ, मुस्लिम है, नाम चेंज कर दो इसका, तुम और कहीं नाम पे चलाइए। अच्छा, हाँ। तो क्या मुस्लिम आदमी श्रीनाथ डोसा नहीं रख सकता नाम? रख सकते हैं, मगर आदमी जलन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, समन को यहाँ पे चक्कर जंगल। मतलब आबिद जो है वो श्रीनाथ डोसा अपना कॉर्नर नहीं नाम रख सकता, ये क्या था पूरा मामला? देखिए, ये मामला था कि इससे पहले अब इन्होंने अमेरिकन डोसा कॉर्नर रख लिया, उससे पहले श्रीनाथ डोसा कॉर्नर था। कुछ हिंदू संगठन के लोग थे, इनसे इनका नाम पूछा, आपस में जब चर्चा बात कर रहे होंगे तो इसका नाम आबिद लगा। तो उन्होंने नाम देखा कि आपका नाम मुस्लिम है और नाम आपने श्रीनाथ रख रखा है, जिसको लेकर उनमें उबाल आ गया और ये जो इन्होंने अपने बोर्ड लगाते सब फाड़ दिए। अच्छा। जिसके बाद इनको मजबूरन अपना नाम चेंज करना पड़ा। अच्छा, तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई की? पुलिस ने छोटी मोटी कार्रवाई की, जो शांति भंग करने को होता है 151 में करके उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया और साथ ही साथ उसकी जमानत हो गई। आबिद नाम है तो क्या श्रीनाथ डोसा कॉर्नर नहीं नाम रख सकते हैं? क्यों नहीं? ये तो आदमी की भावना के ऊपर बात है। चाहे जैसा कर, वो तुम अपनी रोटी के लिए बैठा हुआ है। अगर उसको रोटी नहीं कमाने दे रहे तो वो बेकार ही है। फिर ये विकास बाजार की एक तस्वीर है। आपने भाई साहब डोसा खाया? जी सर। आबिद इसको बना रहे थे? जी। क्या सोचा आपने, इस तरीके का होना चाहिए मामला? सर, पहली बात तो सर मैं इस बारे में अवगति नहीं हूँ। ये तो मैंने अभी डोसा तो हमेशा खाते रहे हैं। चलिए, अब आपने नाम जान गए, लेकिन आप आएंगे खाने दोबारा? बिल्कुल, क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, इसमें क्या हर्ज है? इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये कुछ लोग क्यों आखिर इस तरीके की भावना लोगों के अंदर पैदा? लोगों का सर अपना अपनी सोच है, अपना अपना सर दिमाग है, लेकिन इस तरीके से सोच ये जो है वो मतलब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत है, बिल्कुल। आप तो मथुरा के ही रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? देवांशु शर्मा नाम है। देवांशु शर्मा जी। नहीं होना, ये इस तरह की जो मानसिकता है ये मतलब गलत है। हम लोग सभी धर्म के लोग हैं और सभी को एक समान भाव से और एक समान लेके सर चलना चाहिए। इस पॉलिसी में सर मैं मतलब यकीन करता हूँ पर्सनली। डोसा बढ़िया था? डोसा बढ़िया था। पैसा वसूल। पैसा वसूल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रचार के लिए उत्तराखंड पहुंची। देहरादून में उन्होंने कांग्रेस का घोषणा पत्र लॉन्च किया और वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला। सबसे बड़ा दुख तो इस सरकार के कार्य को देखकर इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जितने बड़े बड़े वादे आपको दिए, जितनी आशा से, उम्मीद से आप सबने इनका समर्थन किया, उसको तोड़ दिया है। जहां जहां मैं जाती हूं बहुत स्पष्ट होता है कि पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं किया गया। पिछले 5 सालों में सिर्फ जो आपकी उम्मीदें हैं वो टूटी, जो आपको वादे किए थे वो टूटे, जो पहले काम किया गया था वही आज दिखता है। और अब पंजाब की बात। पंजाब में कांग्रेस का सीएम चेहरा कौन होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। चन्नी और सिद्धू की रसाकशी के बीच कांग्रेस ने एक
टेलीपोल करने की शुरुआत की है और आइडिया आम आदमी पार्टी से शायद आया है। यहां पर भी अब जनता के भरोसे छोड़ दिया गया है कि कौन होगा मुख्यमंत्री पद का दावेदार। इसमें फोन कॉल के जरिए जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सीएम चेहरे को लेकर राय मांगी जा रही है। इस कॉल में विकल्प दिए गए हैं, जैसे चरणजीत सिंह चन्नी के लिए 1 दबाएं, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए 2 दबाएं। यहां तक कि इस कॉल में यह भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस बिना सीएम चेहरे के चुनाव में जाए तो 3 दबाएं। अब देखना है कि जनता और कार्यकर्ताओं की राय क्या कहती है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਬਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ जाना चाहिए है तो 20 तो बाद 3 दबाओ। धन्यवाद। बिहार के मोतिहारी में छात्र जनरेटर और गाड़ियों की लाइट के सहारे इंटरमीडिएट का इम्तिहान देते नजर आए। दरअसल महाराज हरेंद्र किशोर कॉलेज में दूसरी पाली के इम्तिहान होने थे, मगर छात्रों को प्रश्न पत्र 4:30 बजे तक नहीं मिले, जिसके बाद उन्होंने हंगामा किया। सदर, एसडीओ, डीएसपी सहित 3 थानों की पुलिस वहां पहुंची, तब हालात काबू में आए और जब परीक्षा शुरू हुई तब तक अंधेरा हो गया। ऐसे में गाड़ियों की लाइट जलाकर और जनरेटर के सहारे परीक्षा ली गई। पिछले दिनों मणिपुर के एक युवक मिरम तारोन को चीनी सेना ने पकड़ लिया था, बाद में उसे रिहा किया गया है। इसको लेकर भारत ने चीन से अपना विरोध भी दर्ज किया। मिरम के साथ जॉनी भी था जो निकल भागा था। हमने उन दोनों से बातचीत की है। तो सबसे पहला सवाल उनसे ये पूछा गया कि जब वो पकड़े गए थे क्या हुआ था। हमको जोनी और हम दोनों शिकार करने गया था, तो जोनी का पास तो गन था, मेरा पास तो बंदूक नहीं था, तो इसके लिए हम दोनों को घेर रहा था। तो जोनी जो अपना बंदूक दिखा के वो निकल गया। मेरा पास तो गन ही नहीं था, तो हमको घेर ले वो लोग। घेरने के बाद पकड़ के बांधा। उसके बाद थोड़ा 2 मिनट ऐसे अंदर ले गया। फिर उसके बाद उसमें वो क्या बांधने के बाद हमको मास्क बंद करके ले गया। अंदर में ले जाके कैंप तक ले गया। कैंप तक जाने के लिए शायद मेरे ख्याल से 15 मिनट ऐसा कुछ लगा। तो कैंप में ले जाने के बाद हमको एक लकड़ी में एक पोस्ट था शायद वो लोग का घर खंडर पे, तो उसमें हमको बांध के रखा। बांधने के बाद हमको कुछ बात कर रहा था, वो हमको समझ में नहीं आया। वो लोग कौन सा लैंग्वेज, वो लोग का चाइनीज लैंग्वेज ही था, हमको समझ में नहीं आ रहा था। हम तो ऐसे ही बैठ रहा था चुपचाप। डर लग के रो भी नहीं पा रहा था, डर का मारे पूरा काँप रहा था बहुत ही। हम बात करने क्या क्या बोलने के बाद 1 लात मारा, 1 2 3 लात मारा, और एक इलेक्ट्रिक स्टाइल का एक होता है वहाँ से हमको दिया 2 टाइम। उसका बाद हमको बहुत ठंडा लग रहा था, ठंडा का साथ बहुत डर लग रहा था, काँप रहा था मेरा बॉडी पूरा। तो मेरा बुका वाला स्लीपिंग बैग और ब्लेजर से हमको पोल करके मेरा ऊपर डाला। दूसरा सवाल उनके साथ साथ जॉनी भी थे और जॉनी भाग निकले हैं। जॉनी से हमने ये पूछा कि वो वहां से कैसे निकल पाए। मैं अपना बंदूक दिखा के भाग गया। हमको भी घेर लिया था। मैंने बंदूक उनका तरफ तान के भाग के निकला। और सवाल ये भी है कि आप ये दोनों जंगल में गए क्यों थे। हम लोग अपना फेस्टिवल के लिए वहाँ शिमला की तरफ शिकार करने गया था। उस समय वहाँ चलते चलते शाम हो गया था। शाम का 6:30 बजे करीब हम लोग को चाइनीज़ का पहले ने घेर लिया था। तो वहाँ से मैंने जैसे तैसे भाग के निकल के आ गया।
और गांव में आके सब अपना इनका पिताजी उन सबको कवर दिया है। ये थे मेराम और जॉनी, वो दो लोग जिन्हें चीन के द्वारा अगवा किया गया था। जॉनी वहां से भाग निकले थे और अब मेराम भी लौट आए हैं। और अगली खबर 12,000 फीट की ऊंचाई पर ज़ंस्कार नदी घाटी में नायरक गांव के लोगों ने एक मेडिकल कैंप लगाया है। ये गांव सर्दियों में पूरी तरह से कटा रहता है। यहां पर पहुंचने के लिए जम चुकी ज़ंस्कार नदी पर चलते हुए जाना पड़ता था और इसके लिए 36 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। फायर एंड फ्यूरी कोर के ब्रिगेडियर मानस चैटर्जी की अगुवाई में 22 अफसरों की टीम जरूरी मेडिकल सामान और दवाइयां लेकर वहां पर पहुंची इस इतनी मुश्किल हालात में, और वहां पर एक मेडिकल कैंप लगाया जो यहां रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। तो इस वक्त 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।